हेलो स्टूडेंट। तो क्या आप जानते हैं कि चैप्टर को समझना एक अलग बात है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना एक अलग गेम है। तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में। इससे क्या होगा? इससे एक तो आपका चैप्टर का रिवीजन होगा, सेकंड चीज इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लैब, जहां हर कॉन्सेप्ट को बनाते हैं इजी एंड एग्जाम रेडी। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके बच्चों, तो आज हम समझेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले हम ये समझ लें कि हम लोगों ने बेसिकली लाइफ प्रोसेस चैप्टर को लगभग 5 to 6 पार्ट में कंप्लीट करा है, जहां पे हमने कंप्लीटली लाइफ प्रोसेस के ऑल कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएगा। अब बारी है उन सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने की और एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फोर। मतलब जो किडनी है वो ह्यूमन विंग के अंदर किस सिस्टम का पार्ट है? तो आपको पता है कि ये बेसिकली एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है। अभी एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है? तो बॉडी से वेस्ट निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एक्सक्रेशन, और ये प्रोसेस बेसिकली एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के अंदर देखने को मिलती है। एक्सक्रेटरी सिस्टम का बेसिकली काम होता है बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना। किस टाइप का वेस्ट? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिसके अंदर आता है यूरिया। सेकंड, ये ब्लड को फिल्टर करता है और एक्सेस अमाउंट में वाटर एंड सॉल्ट को भी रिमूव करता है, और बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है किडनी आर द पार्ट ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम्स, दे फिल्टर द blood to remove nitrogenous waste and excess amount of water and forming urine. This help maintain the internal balance of the body. इसका बेसिकली काम होता है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है द जाइलम इन पार्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब लिखा है जाइलम बेसिकली जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो हम समझते हैं यहाँ पर कि हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट, जहां पर हमने समझा था कि प्लांट के अंदर बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किस टिश्यू की हेल्प से होता है। तो यहाँ पर दो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होती है, फर्स्ट होती है जाइलम और सेकंड होती है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना बेसिकली। ठीक है, यही चीज समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जाइलम बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। जाइलम इज द plant tissue that transport water and minerals from the root to the different part of the plant. This movement mainly occur in upward direction. और ये आपको पता है कि ये जो मूवमेंट होता है ओनली ये अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये यूनि डायरेक्शनल होती है। ये केवल अप ऊपर के साइड ही ओनली क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है, नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है। चलिए बच्चे, तो अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है? द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। अब ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को समझते हैं। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो हमने समझा था द इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब फूड को इंटेक कर फूड के अंदर अवेलेबल न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाता है, मतलब दोज लिविंग थिंग्स विच मेक देयर ओन फूड। तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है? तो बेसिकली ये प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि प्लांट अपने न्यूट्रिएंट खुद से प्रिपेयर्ड करते हैं, और प्लांट के अंदर ये फूड बनाने की जो मेथड होती है, जो प्रोसेस होती है, इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए यदि फूड बनाना है तो इसके लिए कौन कौन सी चीजें नेसेसरी होती है? तो इसके अंदर फर्स्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या? वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस वजह से ये सारी चीजें क्या होती है? नेसेसरी होती है। ये चीज यहाँ लिखा है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको फोटोसिंथेसिस। रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड ऑल दिस आर नेसेसरी। ठीक है, अब हम समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर ये पायरूवेट क्या होता है? समझना।
जब भी हम फूड इंटेक करते हैं तो फूड से बनता है क्या, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है C6H12O6। इसके अंदर 6 कार्बन, 6 बेसिकली क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। अब ये 6 कार्बन जब ये सेल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर सेल के अंदर इस कार्बन का ब्रेकडाउन होता है और ये 3-3 कार्बन के कंपाउंड बनाते हैं जिसको बोलते हैं पायरुवेट। अब ये पायरुवेट यदि ब्रेक होता है तो इस पायरुवेट के ब्रेक होने से बनती है क्या, एनर्जी। अब ये समझते हैं कि सर ये पायरुवेट ना दो तरीके से ब्रेक होता है। यदि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि ब्रेक होता है तो ये प्रोसेस बेसिकली होती है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहाँ पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये होती है 38 एटीपी एनर्जी। लेकिन यदि ये पायरुवेट ब्रेक होता है विदाउट ऑक्सीजन तो ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर और इस दौरान कितनी एनर्जी क्रिएट होती है, 2 एटीपी एनर्जी। चलिए समझते हैं यहीं पर। और हाँ, अब आपको ये तो पता ही है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक होता है तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है, CO2, वाटर एंड 38 एटीपी एनर्जी। और यदि साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक होता है तो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेसिकली। और यदि ह्यूमन के अंदर होता है तो यहाँ पर बनती है लैक्टिक एसिड। और यदि ये ईस्ट के अंदर होता है तो वहां पर बनता है एथेनॉल। ये चीज समझते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस। तो ये कहां पर होगी, ये बेसिकली होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लिखा है कंप्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन occur in mitochondria releasing carbon dioxide, water and energy। और वो भी कितनी एटीपी एनर्जी, 38 एटीपी एनर्जी। चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, हाउ आर फैट डाइजेस्ट इन अवर बॉडी। पहला क्वेश्चन, फैट जो होता है बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कैसे होता है। तो देखो फैट को डाइजेस्ट करने में दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक होता है बाइल जूस जो कि कहां से आता है, लीवर से। और सेकंड रिस्पॉन्सिबल होता है लिपेज, और ये कहां से आता है, पैनक्रियास से। अब ये बाइल जूस जो होता है इस फैट को ब्रेक करता और स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता और इस प्रोसेस को हम बेसिकली बोलते हैं क्या, इमल्सिफिकेशन। और सेकंड केस में क्या होता है, ये लिपेज नाम का एंजाइम आता है कहां से, पैनक्रियास से। और ये फैट को डाइजेस्ट करके क्या फॉर्मेशन करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये बेसिकली, और ये लिखा है कि सर ये प्रोसेस कहां पर होती है, तो ये प्रोसेस बेसिकली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ कहीं लिखा हो, हाँ ये लिखा है, फैट आर डाइजेस्ट मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, emulsification, increase the surface area, then the enzyme lipase। अब लिपेज कहां से आता है, ये आता है पैनक्रियास से, breaks them into fatty acid and glycerol। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं, what is the role of saliva in the digestion of food। सलाइवा का फूड के डाइजेशन करने में क्या रोल होता है। तो यहाँ हम समझते हैं सबसे पहले कि जो सलाइवा होता है ये होता क्या, तो सलाइवा को हिंदी में बोलते हैं लार। और सलाइवा आता कहाँ है, तो हमारे यहाँ पर वकल कैविटी के पास में दो ग्लैंड्स होती हैं जिसको अपन बोलते हैं सिलाइवरी ग्लैंड्स। और इस सिलाइवरी ग्लैंड से ये जूस सिक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा का मेन काम होता है फूड के अंदर मिक्स होकर फूड को क्या करना, मॉइस्चरिटी प्रोवाइड करना, ताकि फूड को इजीली क्या कर सके, चबाया जा सके और इजीली स्वेलो किया जा सके, मतलब निगला जा सके। अब फूड इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम का नाम होता है क्या, अमाइलस। इस अमाइलस नाम के एंजाइम का काम क्या होता है, स्टार्च को ब्रेक करके शुगर में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो बेसिकली सलाइवा फूड को पचाने में हेल्प तो करती है, साथ में ये स्टार्च को शुगर में डाइजेस्ट करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। अब समझते हैं यहाँ पे, सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड बाय मोस्टेनिंग इट एंड मेकिंग इट इजियर टू स्वेलो, मतलब इजिली निगला जा सके। इट कंटेन द एंजाइम अमाइलस विच बिगिन डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सिंपल शुगर। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं अभी, कि लिखा हुआ है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो प्लांट के अंदर फूड बनाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस बेसिकली बेस्ड होती है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दोज लिविंग थिंग
which make their own food by using simple inorganic substance। तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करके जो लिविंग थिंग खुद से फूड को प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर देखने को मिलती है और इसके अंदर नेसेसरी जो एलिमेंट होते हैं वो कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसकी हेल्प से ग्लूकोज बनता है और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है क्या? ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए और ह्यूमन बीइंग के द्वारा, अदर लिविंग थिंग्स के द्वारा इसको ऑब्टेन किया जाता है। ये लिखा है यहाँ पर, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर सनलाइट, chlorophyll, carbon dioxide and water. These are required for photosynthesis in plant. The main byproduct of this process is oxygen, which is released into the atmosphere. आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, what are the difference between aerobic and anaerobic respiration। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज एंड ऑब्टेन एनर्जी। अब देखो, एरोबिक मतलब सॉरी रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी को ऑब्टेन करना। अब ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए दो चीजों की ब्रेक जो होता है वो दो तरीके से ब्रेक होता है। एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उस मेथड को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और यदि ये विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों में अंतर समझना। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? जो जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? जहां पर ऑक्सीजन का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया और अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 38 एटीपी एनर्जी क्रिएट होती है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 एटीपी एनर्जी क्रिएट होती है। चलिए समझते से। लिखा है, aerobic respiration occur in the presence of oxygen and releasing large amount of energy। कितनी एनर्जी? 38 एटीपी एनर्जी, producing end product carbon dioxide and water। Anaerobic respiration occur without oxygen and releasing a small amount of energy, producing lactic acid and alcohol। अब आपको पता होना चाहिए, यदि ह्यूमन के अंदर यदि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पर एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है लैक्टिक एसिड, और यदि ये ईस्ट के अंदर यदि ये प्रोसेस होती है तो वहां पर एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है एल्कोहल। और आपको पता है लैक्टिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होती क्रैम्प के लिए, है ना। और ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया यूज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? हाउ आर द एल्वेली डिजाइन। एल्वेली कैसे डिजाइन है? टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैस, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में गैस का क्या हो सके? एक्सचेंज हो सके। अब समझते सबसे पहले कि एल्वेली होता क्या। एल्वेली एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर, और ये कवर्ड होती है ह्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज से। जैसे ही हम ऑक्सीजन को सक करते हैं ये एल्वेली क्या होती है? फूलती है, और यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन गैस स्टोर होती है, और यहां से ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो बेसिकली, और ये बेसिकली ये क्या होती है? इसके अंदर थीन सेल वॉल होती है, मतलब इसकी जो लेयर होती है बेसिकली एल्वेली की, ये थीन वॉल होती है। इसी चीज को समझते हैं यहाँ पर कि एल्वेली आर द wall like structure which is present in lungs। they have a large surface area and their numerous small। अब their wall are extremely thin। याद रखना इसकी वॉल कैसी होती है? thin होती है, और surmounted by the huge network of the blood capillary। अभी क्या होता है? this features allow rapid and efficient exchange of oxygen and carbon dioxide between their air and the blood। तो आपको ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एल्वेली और नेफ्रॉन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीज आपको अभी याद करोगे तो वहां पर आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन अवर बॉडी। देखिए, आपको पता होना चाहिए हेमोग्लोबिन क्या होता है। हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, बेसिकली प्रोटीन होता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है?
ब्लड के अंदर एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इस रेड ब्लड सेल के अंदर ही हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। अब यदि हेमोग्लोबिन की यदि डिफिशियंसी आ जाए, यदि कमी आ जाएगी, तो ऑक्सीजन जो कैरिंग, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी बॉडी के अंदर, मतलब कैरिंग करने का कोई कंडक्टर ही नहीं रहेगा। तो यदि हेमोग्लोबिन कम, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी बॉडी में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि बॉडी के अंदर यदि ऑक्सीजन का अमाउंट यदि कम होगा, फुलफिल अमाउंट में यदि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर सप्लाईमेंट यदि नहीं हो पाएगा, तो देयर आर सो मेनी डिसीज क्रिएट, और कई सारी समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी। जैसे कि आप देखें यहाँ पर कि टायर्डनेस, वीकनेस, डेजीनेस, पेल स्किन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और इन सारी चीजों को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मतलब कॉमनली नेम इसका क्या होता है? अनेमिया। तो आपको याद रखना कि यदि हेमोग्लोबिन की यदि कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की अमाउंट में कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, और यदि ऑक्सीजन की यदि कमी होती है, तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं? अनेमिया। और इस अनेमिया के अंदर केस में क्या होता है कि टायर्डनेस आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, पेल स्किन आ जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ के अंदर शॉर्टनेस आ जाती है, जिस वजह से कई सारी समस्याएं बन सकती बॉडी के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में लिखा है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग एंड बाय इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, पहले तो ये समझो। देखिए, ह्यूमन बॉडी बेसिकली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन जो है एक क्या है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल हैं, और आपको पता हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, जिस दौरान एनर्जी बन रही है, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2 बन रहा है। और CO2 आपको पता है बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है, अदरवाइज ये बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो ऑक्स और रेस्पिरेशन कराने के लिए ऑक्सीजन की क्या होती है? नेसेसरी होती है। तो देखो, एक साइकिल ऑक्सीजन को लेकर आना और इन सारे सेल के अंदर भेजना, और सेकंड केस के अंदर सारी सेल से CO2 को बाहर निकालना। तो ऑक्सीजन और CO2 दोनों को सेपरेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस दौरान क्या होता है? ह्यूमन बीइंग के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, और नेसेसरी है। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड क्या होता है? यदि हार्ट के अंदर से ब्लड 2 टाइम पास होता है, तो उस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड। और ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड के अंदर बेसिकली 2 साइकिल सर्कुलेशन परफॉर्म होते हैं। पहला होता है पल्मिनरी सर्कुलेशन। पल्मिनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है? इस पल्मिनरी सर्कुलेशन के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि आता कहां से? अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से, और ये एंटर करता है राइट हार्ट में, और राइट हार्ट से यहां से पंप होता है ब्लड, और ये एंटर करता है कहां पर? लंग्स में, और यहां से CO2 बाहर निकल जाती है। और इस साइकिल को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ये जो पूरी साइकिल दिख रही है यहाँ पर राइट साइड में जो हो रही है, इस साइकिल को हम बोलते हैं पल्मिनरी सर्कुलेशन। अब यहां से जैसे CO2 बाहर निकला, तो यहां से ऑक्सीजन आता है लंग्स के अंदर, और ये जो ब्लड होता है इस ऑक्सीजन को पिकअप करता है, और ये लेफ्ट हार्ट में एंटर करता है, और यहां से पंप होता है ब्लड, और यहां से कहा जाता है? अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और यहां पर वापस रेस्पिरेशन होता है, और रेस्पिरेशन के दौरान वापस CO2 बनती है, और वापस ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो यहाँ पे जो सेकंड जो साइकिल हो रही है, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बॉडी ह्यूमन हार्ट के अंदर 2 प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, वो राइट हार्ट में एंटर करता, और यहाँ से लंग्स में जाता है, CO2 रिलीज हो जाती इन एटमोस्फेयर। और सेकंड होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जहां पर ऑक्सीजन को पिकअप किया जाता है और लेफ्ट हार्ट में एंटर होता है, और यहाँ से बॉडी के अदर पार्ट्स में भेजा जाता है, और यहाँ पे वापस CO2 का फॉर्मेशन होता है, देन फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से क्या होती है? कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ समझते हैं कि इन ह्यूमन ब्लड passes through the heart twice during one cycle of circulation. It consists of two circuits. Pulmonary circulation, deoxygenated blood from the body enter the right side of the heart and pump to the lung. In the lungs, it release carbon dioxide and pick up oxygen, becoming oxygenated. Second, systemic circulation. Oxygenated blood from the lungs enter the left side of the heart and is pumped to all part of the body. After delivering oxygen and nutrient, it return as deoxygenated blood to right side of the heart. अब लिखा है बाय इज इट नेसेसरी। देखो, पहले बता दी मैंने आपको कि डबल सर्कुलेशन क्यों नेसेसरी होता है, कि ह्यूमन
मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखना जरूरी है ताकि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो सके, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की बॉडी के अंदर सप्लाईमेंट हो सके। इसलिए डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है, नेसेसरी होता है। आया समझ में आपको? अब समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या लिखा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल इन जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए हम पहले ही समझ चुके हैं अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन में कि जाइलम फ्लोएम क्या होता है। फिर से रिवीजन करते हैं। जाइलम क्या होता है, प्लांट के अंदर फूड, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो टिश्यू होती हैं, एक होती है जाइलम और दूसरी होती है फ्लोएम। जाइलम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होती है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जाइलम जो होती है वो डेड सेल से बनी होती है, फ्लोएम जो होती है लिविंग सेल से मिलकर बनी होती है। जाइलम जो होती है ये पैसिव प्रोसेस पे बेस्ड होती है, यहाँ पर डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के चलते यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर देखने को मिलता है। इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो में जाएं, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में समझा इन सब सारी चीजों को। और फ्लोएम के अंदर एक्टिव प्रोसेस होती है जहां पर क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस के अंदर रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, और इसके वजह से फूड पूरे होल प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो पाता है। साथ में जाइलम जो होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि फ्लोएम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। जाइलम के अंदर जो वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये ओनली यूनिडायरेक्शनल होता है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि फ्लोएम जो होता है वो बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। चलिए समझते हैं। लिखा है xylem transport water and minerals, phloem transport prepared food like sugar. Transport is unidirectional, transport is bidirectional, upward and downward. It mainly passive process like diffusion and osmosis and transpiration pull. It active process required energy. Conducting cell are dead. इसकी सेल एक सेल से बना होता है डेड सेल से, जबकि ये बना होता है लिविंग सेल से। और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये डू नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। आया समझ में आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, अब बात करते हैं कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ द एल्वेओली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो अभी हम थोड़ी देर पहले एल्वेओली समझ के आए, यहीं पे हम नेफ्रॉन्स को भी समझ लेते हैं और दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। एल्वेओली में हमने क्या समझा कि एल्वेओली जो होता है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि नेफ्रॉन जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वेओली कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स में। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में। आपको पता है एल्वेओली जो होती है वो लंग्स की स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट होती है, जबकि नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। एल्वेओली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, गैसियस एक्सचेंज के लिए, जबकि नेफ्रॉन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिल्ट्रेशन के लिए, है ना। मतलब फिल्ट्रेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है और साथ में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी करता है। एल्वेओली का मेन काम क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, ऑक्सीजन का बॉडी में सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड से बॉडी से रिमूव कराना, ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है, पर्पस होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, नेफ्रॉन का नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना और बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने समझी। आईएससी को हम यहाँ पर समझते हैं। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है टिनी थीन वॉल एयर सेक्स माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि एल्वेओली कैसा स्ट्रक्चर होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और ये कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ह्यूज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी से क्या होती है, सरमाउंटेड, कवर होती है। और ईच नेफ्रॉन हैज वोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड लॉन्ग ट्यूबल्स। तो आपको ये इतना ध्यान नहीं देना, आप तो सिंपल से ये समझे कि इसका स्ट्रक्चर की बात बोले तो स्ट्रक्चर में इतना ध्यान रखें कि ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन का काम क्या होता है, ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, ये गैस के एक्सचेंज के लिए हेल्पफुल होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रिमूव वेस्ट एंड फॉर्म यूरिन। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का काम होता है, यूजफुल सब्सटेंस बैक इनटू द ब्लड। और यहाँ पे एक प्रोसेस और होती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सचेंज ये ओनली O2 और CO2 का ही एक्सचेंज कराती है, जबकि इसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना, रीएब्जॉर्प्शन करना और सिक्रेशन करना एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करना। ठीक है, इसका रोल क्या होता है, टू सप्लाई ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मेन पर्पस क्या होता है, रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक यूरिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड मेंटेन
वाटर लेवल, सॉल्ट एंड पीएच लेवल, ठीक है। अब दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है यहीं पे समझ लेते हैं। लिखा है बोथ हैव अ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिन वॉल, पहला पहला सिमिलरिटी, देखो दोनों की थिन वॉल होती है और लार्ज सरफेस एरिया होता है। बोथ आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, है ना। और नेक्स्ट है बोथ हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हेल्प मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस पर बेस्ड होते हैं दोनों, है ना। बोथ आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग बैलेंस इन द बॉडी, देखो भैया बॉडी को बैलेंस करने में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन को समझा। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे चैप्टर के, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।